यूपी में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूली बसों का विशेष फिटनेस जांच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत बसों की तकनीकी स्थिति, सुरक्षा मानकों और आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी, ताकि बच्चों के सफर को पूरी तरह सुरक्षित, जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जा सके। परिवहन विभाग की टीमें स्कूल बसों की तकनीकी स्थिति और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच करेंगी। इसमें बस की बनावट, छत की मजबूती, सीटों की सुरक्षा और आपातकालीन द्वार की कार्य क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा बस की बॉडी और चेसिस की मजबूती की भी जांच की जाएगी। बसों में आग से बचाव के लिए क्षमता के अनुसार 2 किलोग्राम के ABS टाइप ड्राई पाउडर फायर उपकरण का होना अनिवार्य है, जिसे जांच के दौरान अनिवार्य रूप से देखा जाएगा। केवल यांत्रिक जांच ही नहीं, बल्कि बसों को चलाने वाले चालकों का भी गहन सत्यापन किया जाएगा। सरकार ने स्कूल बसों के संचालन के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत कड़े मानक निर्धारित किए हैं। इन नियमों के अनुसार सभी स्कूल बसों का रंग गोल्डन येलो होना चाहिए और उन पर स्पष्ट रूप से स्कूल बस लिखा होना अनिवार्य है। बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बस में स्टॉप सिग्नल, आर्म हैजर्ड वार्निंग सिस्टम और आपातकालीन निकास की व्यवस्था होना जरूरी है। साथ ही प्रत्येक बस में स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए, जो वाहन की गति को निर्धारित सीमा से अधिक नहीं बढ़ने देगा। नियमों के मुताबिक स्कूल बसों के लिए अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। तकनीकी जांच के साथ साथ विभाग बसों के वैध दस्तावेजों की भी गहन पड़ताल करेगा। इसमें RC परमिट, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता जांची जाएगी। यदि जांच के दौरान किसी भी बस में अनियमितता पाई जाती है तो परिवहन विभाग के अधिकारी सख्त कदम उठाएंगे। अभियान के दौरान इस बात की सख्त निगरानी की जाएगी कि स्कूल बसों के संचालन में सुरक्षा मानकों का 100% पालन हो रहा है या नहीं। इससे न केवल स्कूली बसों का सफर सुरक्षित बनेगा, बल्कि मनमानी करने वाले स्कूल प्रबंधनों पर भी लगाम लगेगी। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों का चालान काटा जाएगा, उन्हें सीज किया जा सकता है या फिर उनका फिटनेस प्रमाण पत्र भी निलंबित किया जा सकता है। यह अभियान यूपी की सड़कों पर स्कूली बच्चों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी। सपा के सियासी निशान के जिक्र के साथ आए सीएम योगी के इस बयान से ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सियासी मौसम किस हद तक गर्मा चुका है। साइकिल के बहाने सपा पर सियासी निशाने से सजा सीएम योगी का ये तंज सोमवार को यूपी के पीलीभीत से आया, जहां सीएम योगी ने 569 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विकास के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां। सीएम योगी ने पीलीभीत के मंच से विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया और विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किया। और इसी मंच से यूपी के सियासी ट्रैक से साइकिल के उतरने की पीछे की वजह को सामने रखते हुए सभा के साथ कांग्रेस पर भी करारा प्रहार किया। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते, और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं,
जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। अगर सीएम योगी के इन बयानों को डिकोड करें तो साफ तौर पर जनता के लिए मैसेज निकलकर सामने आता है कि दलितों, वंचितों और पिछड़ों का सबसे बड़ा हितैषी होने का क्लेम करने वाली सपा और कांग्रेस ने इनके हितों का कोई ध्यान नहीं रखा है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की सियासत में सीएम योगी का ये संदेश कितना असर दिखाता है। सीतापुर का सिविल लाइन क्षेत्र एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है चर्चित अशरफ मंजिल, जिस पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन का दावा है कि ये इमारत सरकारी जमीन पर बनी हुई है और इसी कारण इसे लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सोमवार दोपहर प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और नोटिस चस्पा किया। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सभी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा, जिसके बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई भी होगी। चलिए पूरा मामला क्या है ये जान लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार करीब 25 बीघा सरकारी जमीन पर अशरफ मंजिल, फुलवारी और एक मस्जिद स्थित है। इस जमीन का आवंटन वर्ष 1906 में तत्कालीन व्यवस्था के तहत बंगला मुशी के लिए किया गया था। आरोप है कि लंबे समय से इस भूमि के पट्टे का नवीनीकरण नहीं कराया गया, जिसके चलते प्रशासन ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई शुरू की और इस पूरी संपत्ति की वर्तमान बाजार कीमत करीब 50 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि प्रस्तावित नवनिर्मित जिला अस्पताल के विस्तार और उपयोग के लिए इस भूमि की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से कब्जेदारों को नोटिस जारी कर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के न्यायालय से आज एक नोटिस निर्गत की गई है। ये नजूल भूखंड संख्या 1477 है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1.958 हेक्टेयर जो 25 बीघे के आसपास होगा। उस पर नोटिस लगाई गई है, चस्पा की गई है, जिसमें एक अशरफ कोठी और कुछ और निर्माण है, शेष भूमि रिक्त है, जिसको जो जिला चिकित्सालय निर्माणाधीन है उसके वैसे में जो विस्तारीकरण किया जाना है और कुछ अन्य जनोपयोगी परियोजनाएं हैं उसके लिए सुरक्षित करके उसमें ये चीजें निर्मित की जाएंगी। प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों को 10 जुलाई तक जिलाधिकारी न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। अगर तय समय तक जमीन खाली नहीं की गई तो प्रशासन नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई भी करेगा। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। यूपी में अयोध्या के राम मंदिर के दान गबन मामले में सोमवार को अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जस्टिस रजत वर्मा की अदालत में आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होने के बाद दान में हेराफेरी के आरोपों में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस पर कोर्ट ने सबको 14 दिन की सबकी जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर कर ली। सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और इसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत मंजूर की। 13 जुलाई अगली पेशी पड़ी है। छापेमारी, बरामदगी और गिरफ्तारी से होते हुए अब अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी मामले की जांच की रफ्तार और तेज हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने इनके बैंक अकाउंट्स की भी बारीकी से जांच शुरू कर दी है। इसी कवायद के तहत सोमवार सुबह पुलिस जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए SBI और पंजाब नेशनल बैंक की अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। इस दौरान पुलिस ने बैंक से आरोपियों के अकाउंट के स्टेटमेंट्स लिए। बस उन खातों की KYC मांगी जा रही थी और स्टेटमेंट मांगा जा रहा था और उन खातों को फ्रीज करना था, तो संबंधित ब्रांच को ये भेज दिया गया है मैसेज। आरोपियों के अकाउंट्स रिकॉर्ड के जरिए SIT ये पता लगाने में जुटी हुई है कि मंदिर में नौकरी के बाद से आरोपियों के खातों में कहां से कितना पैसा आया है। वहीं सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दान चोरी के मामले में दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले से सीधा सवाल पूछा कि आखिर इसमें इतनी जल्दी किस बात की है। अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि मामले में FIR दर्ज की जाए और CBI की अगुवाई में एक SIT का गठन किया जाए। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब सिर्फ जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर अयोध्या की न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। इस पूरे विवाद के बाद अयोध्या के वकीलों ने राम मंदिर में पैसे का गबन करने वालों का मुकदमा न लड़ने का ऐलान कर दिया है। अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है
तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मामले में गिरफ्तार आरोपियों के आगे खड़ा मुसीबतों का पहाड़ और भी बड़ा होता नजर आ रहा है। एक और एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा जो बढ़ा दिया है, आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है, तो वहीं वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने से इनकार कर दिया है। डिजिटल इंडिया की रफ्तार अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव और खेत खलिहानों तक भी पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया है, जिसे उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री कहा जाता है। दरअसल इस सिस्टम में हर किसान को अब मिलने जा रही है अपनी खास डिजिटल पहचान संख्या, यानी कि फार्मर आईडी, जिसे किसान अब पीएम किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो या किसान क्रेडिट कार्ड, हर सरकारी योजना से जुड़ना होगा पहले से कहीं ज्यादा आसान। तो आखिर क्या है फार्मर आईडी, कैसे बनेगी ये किसानों की नई डिजिटल पहचान और इससे किसानों को क्या क्या फायदे मिलेंगे, आइए उस पर भी एक नजर डाल लें। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए किसान रजिस्ट्री अभियान को तेज कर दिया है, जिसके तहत हर किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी जारी की जाएगी। फार्मर आईडी किसानों के लिए आधार कार्ड की तरह एक स्थायी डिजिटल पहचान का काम करेगी। इस अभियान के तहत किसान के नाम, जमीन और फसलों का पूरा विवरण डिजिटल डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है। यह आईडी बनने के बाद किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि, खाद बीज पर सब्सिडी और फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच जाएगा। इससे सरकारी सहायता और अन्य लाभ बिना बिचौलियों के सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जा सकेंगे। फार्मर आईडी के माध्यम से फर्जी लाभार्थियों और धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद भी मिलेगी। इससे वास्तविक किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंच सकेगा। वहीं सरकार के पास फसलों का सही डेटा होने से आपदा राहत और लोन मिलना भी आसान हो जाएगा। फार्मर आईडी के फायदे तो आपने जान लिए, लेकिन अब सबसे अहम सवाल है, आखिर ये डिजिटल पहचान बनेगी कैसे? आइए ग्राफिक्स के जरिए इसे भी समझते हैं। किसान आईडी बनाने की पूरी प्रक्रिया। इसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सरल है और आप ऑनलाइन जाकर खुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं। upfr.agristate.gov.in वेबसाइट पर जाएं, वहां लॉगिन करें, अपना नाम, पासवर्ड डालें और एप्लीकेशन के जरिए मांगे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि सब कुछ इसमें भरें। उसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर वेरीफाई करें। फार्मर आईडी का उद्देश्य सिर्फ किसानों को एक पहचान देना नहीं, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं से तेजी से जोड़ना भी है। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से योजनाओं का लाभ सही किसान तक पहुंचने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि ये व्यवस्था किसानों को आसान, पारदर्शी और बेहतर सुविधा देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। आप देख रहे हैं खुशी समय, आपकी आवाज आपके साथ।